चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट है इमोशंस। फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन, सेकंड कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस, थर्ड मेजरमेंट ऑफ इमोशंस एंड फोर्थ पे थेरीज ऑफ इमोशंस। इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन इमोशंस डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवेयर। इसका मतलब क्या है? स्टिर अप करना, एगिटेट करना या फिर एक्साइट करना। ठीक है। व्हाट इज़ एन इमोशन? वे ऑफ फीलिंग इमोशनल। ठीक है, वो वे तरीका जिसमें हम इमोशनल फील करते हैं। ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी फर्स्ट पे हमने इमोशंस फील किए, इमोशन फील करने के नतीजे में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई वो नोट डाउन करते हैं। एंड थर्ड पे वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर हम इन इमोशंस को वर्बली और नॉन वर्बली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इस सब को हम इमोशंस में स्टडी करते हैं। Emotions are feelings that generally have both physiological and cognitive elements that influence behavior. ठीक है। इमोशंस वो फीलिंग्स होती हैं जिनमें बहुत हमारे फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, सेकंड पे कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन इनकी करते हैं, थर्ड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस चेंज होते हैं और देन हम बिहेवियरल एक्सप्रेशन शो करते हैं थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं कि हर एक की अपनी फीलिंग्स होती हैं, हर कोई अपने तरीके से इमोशनल होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको इमोशनल करती है वो मुझे भी करे, जो चीज़ आपको इरिटेट करती है वो मुझे भी इरिटेट करे। ठीक है। सेकंड पे क्या? कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन क्या हो गई कि हर कोई उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, एक मीनिंग देता है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लॉइन देखते हैं, लॉइन के नतीजे में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगा। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगा? हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारी ब्रीथिंग ज़्यादा हो जाएगी। एज अ रिजल्ट बिहेवियर एक्सप्रेशन हम क्या शो करेंगे? हमारे चेहरे पे जो है वो खौफ या डर की अलामत शो होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन आपने इस तरह से लिखनी है। इमोशन इज़ डिफाइंड एज एन एक्सपीरियंस दैट हैज़ सब्जेक्टिव फीलिंग, cognitive interpretation, physiological reaction and a behavioral expression. Next is components और aspects of emotions. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमोशन एज कॉग्निटिव और कॉन्शियस एक्सपीरियंस, सेकंड इमोशन एज बॉडीली फिजियोलॉजिकल चेंजेस, थर्ड पे पढ़ेंगे इमोशन एज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले पीछे पढ़ा था ना कि इमोशन जो है वो वे और फीलिंग इमोशनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं और फिर हम उनको एक्सप्रेस करते हैं या तो वर्बली कम्युनिकेट करके या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेट करके। ठीक है, तो अब वही तीनों स्टेप इसके एस्पेक्ट्स होंगे या फिर कंपोनेंट्स होंगे, तो आपने कंफ्यूज्ड नहीं होना। फर्स्ट पे हम स्टार्ट करते हैं इमोशन एज कॉग्निटिव एक्सपीरियंस। ऑल ऑफ आवर इमोशंस इंक्लूड सब्जेक्टिव फीलिंग दैट इज़ आइडेंटिफाइड एज द इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं एज अ इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम सैड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थर्स्टी। ठीक है, तो इनके नतीजे में क्या होता है कि हमारे इमोशंस शो होते हैं। ठीक है, जब कोई बंदा सैड होता है तो आप उसकी फेस से पहचान लेते हो कि ये सैड है और आप फ़ौरन से सवाल करते हो, यार तुम्हें क्या मसला है, तुम उदास लग रहे हो। ठीक है, अगर कोई बंदा ब्लेस्ड है तो ऑब्वियसली वो आपको खुश खुश नज़र आएगा। ठीक है, तो मैनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर एसेंशियल टू इमोशन। ठीक है, बहुत से साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस यानी हमारे थॉट्स जो हैं वो इमोशंस के लिए एसेंशियल होती हैं। एसेंशियल्स मीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जिस तरह हम सैड होते हैं तो हमारे माइंड में कोई ना कोई थॉट चल रही होती है जिसको लेकर हम उदासी महसूस करते हैं। ठीक है, तो कॉग्निशंस हमारी थॉट्स होती हैं। अ टेरिफाइड पर्सन कैन थिंक ऑफ नथिंग बट इज़ फेयर। ठीक है, वही बात कि जो एक बंदा है वो डरा हुआ है तो वो सिर्फ अपने फेयर के बारे में सोचेगा और किसी के बारे में उसका ख्याल नहीं होगा। ही डजेंट ईट। जब खौफ है तो खौफ की वजह से वो खा नहीं सकेगा, हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सो नहीं सकेगा, एंड कैन नॉट कैरी आउट हिज नॉर्मल डेली टास्क, और रोज़मर्रा के जो जितने काम हैं वो नहीं कर सकेगा। इमोशंस एज कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, मतलब हर इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को जो है अपनी सिचुएशन से गुज़र रहा होता है। ठीक है, इस वजह से इसको सब्जेक्टिव कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स आर वैल्यूएबल ऑफ इंटरप्रेटेड कॉशियसली। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स क्या
होती हैं कि किसी बंदे से आप उसके बारे में पूछते हो और वो जो आपको रिपोर्ट करता है वो इंट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी उस बंदे का अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं तो हमें उसकी माइंड की सिचुएशन का पता चल जाता है। और अगर ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा आपको सच ही बता रहा हो, तो एक जो एक्सपर्ट बंदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक साइकोलॉजिस्ट किसी बंदे से रिपोर्ट लेता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट किसी न किसी तरीके से उससे ट्रुथ जो है वो निकलवा लेगा, बजाय इसके कि एक ले पर्सन के आगे वो झूठ भी बोल सकता है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होगा, एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा, तो वो ईज़िली फाइंड आउट कर लेगा कि उसके माइंड में या इस वक़्त वो किस सिचुएशन से गुज़र रहा है। तो इसीलिए इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और वो इसीलिए वैल्यूएबल भी हो सकती हैं। अब इसको हमने इमोशन एज़ कॉग्निटिव एक्सपीरियंस इसीलिए कहा, क्योंकि कॉग्निटिव एक्सपीरियंस में क्या होता है कि हर इंडिविजुअल की अपनी थॉट्स होती हैं और उन थॉट्स के नतीजे में वो अपने इमोशंस शो करता है। और कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैसे हुआ कि वो अपनी थॉट्स के बारे में अवेयर होता है, वो अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होता है, उसको अपनी सिचुएशन पता होती है कि वो इस वक़्त किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, ठीक है? तो इस वजह से इसको इमोशन एज़ कॉग्निटिव एक्सपीरियंस कहा जाता है। सेकंड पॉइंट इज़ इमोशन एज़ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जितना चेंज आता है फियर की वजह से, थ्रेट की वजह से, डेंजर की वजह से, हैप्पीनेस की वजह से, उसको हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं या फिर बॉडीली चेंजेस भी कह सकते हैं। और उसके अलावा हम इसको बायोलॉजिकल फंक्शंस भी कह सकते हैं या बायोलॉजिकल चेंजेस भी कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ प्रोफाउंड इमोशनल सिचुएशन द बॉडी रिएक्ट्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है। वो कहता है कि जब भी कोई इमोशनल सीन आता है तो हमारी बॉडी डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल अराउजल आर मोस्ट स्पेसिफिकली विद थ्री काइंड्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारी जब स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आती है तो हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जो हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, ठीक है। और अब वो थ्री काइंड ऑफ चेंजेस क्या होती हैं? सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्यूलर चेंजेस या रोल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में चेंज आएगा, और थर्ड पे रोल ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पे है चेंजेस इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया हो नर्वस सिस्टम वाला, तो उसमें हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, जो बॉडी तक ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं और ब्रेन से बॉडी की तरफ मैसेज लेके जाती हैं। फिर हमने उसमें डिवीजन पढ़ी थी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो यहाँ पे उसी सिस्टम की बात हो रही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनरवेट्स आवर स्मूथ मसल्स, फॉर एग्जांपल फेशियल मसल्स, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अस टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उन्हीं के ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। द फेशियल मसल्स आर अटैच्ड टू स्किन, और ये हमारी स्किन के साथ अटैच्ड होते हैं, बोन्स के साथ अटैच्ड नहीं होते। देयर सोल फंक्शन इज़ टू मूव स्किन ऑन द फेस, प्रोड्यूसिंग चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशंस। और इनका काम क्या होता है कि हमारे फेस को ये क्या करते हैं, हमारे फेस की स्किन जो है उसको उसी तरह मूव करते हैं जिस तरह का हम इमोशन शो करते हैं, जिस तरह का हम इमोशन फील कर रहे होते हैं, उस तरह का हमारा फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन स्किन के साथ अटैच होते हैं और इनका फंक्शन क्या है? टू मूव स्किन ऑन फेशियल, प्रोड्यूसिंग चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। सैड होंगे तो फेशियल एक्सप्रेशन सैड वाला होगा, अगर हम हैप्पी होंगे तो हमारे चेहरे पे स्माइल होगी, यानी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हैप्पीनेस होगा, स्माइल होगा, और सामने वाला अंडरस्टैंड कर लेगा कि आज ये बंदा बहुत खुश है। अब इसमें फर्स्ट पे है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, ठीक है। फॉर हार्ट रिलेटेड वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, ठीक है। कोई भी डेंजर की सिचुएशन आती है तो फ़ौरन से हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो हमारा सांस है वो भी फूलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग इंटेंस इमोशनल स्टेट, ठीक है। जितनी इंटेंस सिचुएशन होगी उतना ही हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। Next is galvanic skin responses, neural activity occurring during emotion, follows by certain significant changes in the electrical properties of the body. When perspiration breaks out on the surface of the body during emotion, two important changes occur in the skin, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पहले उसने क्या कहा था कि आपकी कार्डियो से रिलेटेड जो है वो चेंजेस आएंगी। अब वो कह रहा है कि स्किन में भी आपके चेंजेस आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंटेंस सिचुएशन हो तो जिसको हम कहते हैं यार हमारे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्किन पे भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है उस इंटेंस सिचुएशन का,
या डेंजर की सिचुएशन में। तो इस वजह से वो इस चीज़ की बात कर रहा है कि अब वो कहता है कि 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस अकर होती हैं। द टिश्यूज़ एक्चुअली जनरेट एन इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स, ठीक है? जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो एक इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स को जो है वो जनरेट करते हैं। नंबर 2, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन इज़ चेंज। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्ट करती है हमारी स्किन, वो भी चेंज हो जाता है। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि जब कोई इमोशनल स्टेट आती है, इंटेंस स्टेट आती है, तो हमारी बॉडी की जो स्किन है उसमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? स्वेट ग्लैंड जो हैं उसमें भी चेंजेस आती हैं। Pupillometrics, the pupil of the eye dilates during emotion that arouses a fear reaction in the subject and contracts in response to distasteful stimuli, ठीक है? जब इमोशनल स्टेट आती है तो आँख का जो प्यूपिल है वो डायलेट्स करता है, यानी फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब कोई डिस्टेस्टफुल स्टिमुलाई आता है, ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको पसंद ना हो, तो आप आँखें जो हैं वो बिल्कुल छोटी सी करके देखते हो, ठीक है? तो ये पिपिलोमेट्रिक्स है। अब आप खुद को ऑब्ज़र्व करें, जब कोई भी डेंजर की सिचुएशन आती है तो आप किस तरह के इमोशंस शो करते हैं, या आपको जब बहुत गुस्सा आता है तो आँखें और आपकी आँखें किस तरह होती हैं, और आपका इमोशनल रिएक्शन क्या होता है, आपके इमोशंस किस तरह से शो होते हैं। Next is role of autonomic nervous system. The physiological changes in emotion are activated by and integrated through the autonomic nervous system, which is largely under hypothalamus control. ठीक है? अब hypothalamus का फंक्शंस बार बार पढ़ चुके हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जितनी भी आती हैं उसमें hypothalamus इन्वॉल्व होता है, और hypothalamus जो है वो पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है? अब जो इसने ब्रेन का चैप्टर पढ़ा होगा उसको hypothalamus इजीली पता होगा और कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें यही बात उन्होंने कही है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन इमोशंस जो हैं वो एक्टिवेट और इंटीग्रेटेड जो होती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती हैं, और उसमें जो पार्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हाइपोथैलेमस है। और इस सिस्टम का फंक्शन जो है वो प्योरली जो है वो होता है मोटर फंक्शन होता है। जिस तरह अगर आपको याद हो तो हमने पार्ट्स पढ़े थे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? एक जो है वो फ़ाइट एंड फ्लाइट के लिए रेडी करता है, तो दूसरा फ़ौरन से इंसान को रिलैक्स करता है, ठीक है? तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। हमारी बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट होता है उसको भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है। तो रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या हुआ कि ये हमारा हार्ट रेट को, हमारी डायजेशन को, हमारी रिस्पायरेशन वगैरह को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, उसको रेगुलेट करता है। अब ये ग्लैंड से निकला है ग्लैंडुलर चेंजेस और रोल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है? अब एड्रिनल ग्लैंड्स हमने सारे पढ़े हैं, इसका फंक्शन क्या है ये भी मैंने आपको ग्लैंड्स वाले चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है? व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज एंगर, ठीक है, द मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड pours an excessive amount of hormone adrenaline into the bloodstream, and a second hormone nor noradrenaline as well, ठीक है? जब कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट यानी डेंजर से गुज़र रहा होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट जो एड्रिनल मेड्यूला होता है वो ब्लड के अंदर 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसको एड्रेनालाइन और दूसरा नॉर एड्रेनालाइन कहते हैं, ठीक है? अब इनका फ़ंक्शन क्या होता है कि रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज़्म को। मेटाबॉलिज़्म क्या होता है, जो हमारी हम फूड खाते हैं उसको ये कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ठीक है? इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस होता है, ठीक है? लिवर रिलीज़ेस शुगर इनटू ब्लड एंड केमिकल चेंजेस अकर, ठीक है? लिवर जो है वो ब्लड में शुगर को रिलीज़ करता है और बहुत से केमिकल चेंजेस होते हैं। ब्लड प्रेशर राइजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। पल्स रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। लंग्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और ज़्यादा एयर को एडमिट करते हैं। पीपल ऑफ आई जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, और स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है? पर्टिकुलरली ऑन द पाम्स ऑफ हैंड, ठीक है? हाथों पे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, और टेम्परेचर जो है वो हमारी स्किन का इंक्रीज़ हो जाता है। ये सब क्या होता है कि जब ब्लड में लीवर जो है वो शुगर रिलीज़ करता है, तब ये सारे चेंजेस अकर होते हैं।
Noradrenaline brings about constriction of the blood vessels, making more blood available. This action helps to prevent loss of blood if the person is wounded. ठीक है, नॉर एड्रेनालाइन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है. ठीक है, और फिर इस तरह से क्या होता है कि अगर कोई ज़ख़म हुआ हो तो वो ब्लड लॉस होने से बचा लेता है इंसान को. इंसान का ब्लड जो है वो लॉस नहीं होता, ज़ाया नहीं होता. Point number 3 is role of brain. Brain is involved in the perception and evaluation of the situations that give rise to emotion. ठीक है, वो सिचुएशन जो इमोशंस को राइज करते हैं उसको ब्रेन परसेप्शन को उसको ब्रेन परसीव करता है और फिर एवेल्यूएट करता है, मीनिंग देता है, इंटरप्रेट करता है. अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द कोर ऑफ ब्रेन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्गर इमोशंस. ठीक है, वो कहते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन है जो कि स्ट्रॉन्गर इमोशंस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फियर, एंगर एंड प्लेयर में दीज कोर पार्ट्स ऑफ ब्रेन इंक्लूड द हाइपोथैलेमस. ठीक है, सब जगह हाइपोथैलेमस का जिक्र है क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है. ठीक है, एंड कम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स नोन एज लिम्बिक सिस्टम. और लिम्बिक सिस्टम जो है वो भी पार्ट ऑफ ब्रेन है, वो भी इमोशंस में इन्वॉल्व होता है. थर्ड पॉइंट इज़ इमोशंस एज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, फर्स्ट पे हमने पढ़ा था इमोशंस एज पर्सनल एक्सपीरियंस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस. सेकंड में हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल चेंजेस और थर्ड में हम पढ़ेंगे इमोशन एज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, अब इमोशंस को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं. ठीक है, पहले कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की, फिर हमने कहा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, हार्ट बीट तेज़ होती है, स्वेटिंग होती है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है. अब हमने देखना है कि हमारे फेस पे किस तरह से या हम कैसे बिहेवियर के ज़रिए हम अपने इमोशंस को शो करते हैं. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि कुछ इमोशंस आप बोल के शो करते हैं और नॉन वर्बल क्या है, कुछ हम अपने गेस्चर से शो करते हैं. वी एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, आइज, पोस्चर, गेस्चर्स एंड टोन ऑफ वॉइस. ठीक है, कि हम डिफरेंट तरीके से अपने इमोशंस को शो करते हैं. फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए कुछ लोगों के चेहरे से ही पता चल जाता है वो उदास हैं या अभी गुस्से में, या उनको कोई बात बुरी लगी है. कुछ लोग आइज़ से, कुछ लोग गेस्चर्स ऐसे शो करते हैं और कुछ लोगों की टोन ऑफ वॉइस जो है वो बता देती है कि ये बंदा गुस्से में है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अक्सर टीचर्स होते हैं, जब वो गुस्से में होते हैं या हमें डांटते हैं तो हम फ़ौरन से क्या जज कर लेते हैं कि ये ज़रूर घर वालों से लड़ के आया, इस वजह से इस तरह से हम पे ऐसे चिल्ला रहा है और अपना गुस्सा जो है वो हम पे निकाल रहा है. फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशंस की अगर बात करें, माइल्ड टू इंटेंस स्टेट होती है. ठीक है, वी मे बी स्लाइटली एंग्री और वी मे बिकम सो इंटेंसली एंग्री दैट वी लूज़ कंट्रोल ऑफ आवर बिहेवियर. ठीक है, माइल्ड में क्या है कि थोड़ा बहुत ऊंची आवाज़ में बोल दिया और ख़त्म. और सवियर लेवल या इंटेंस लेवल क्या है, किसी को 3 4 5 6 7 थप्पड़ भी लगा दो. ठीक है, प्लेजेंटनेस एंड अनप्लेजेंटनेस क्या है, फॉर एग्जांपल जॉय, प्राइड, कंटेनमेंट एंड लव. ठीक है, सारे क्या हैं, प्लेजेंट हैं. और अनप्लेजेंट मोमेंट या सिचुएशन क्या होती है, ग्रीफ, शेम, फियर एंड गिल्ट वगैरह जो है वो अनप्लेजेंट इमोशन शो करेंगे हम इस सिचुएशन में. नेक्स्ट इज़ डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट. डिस्गस्ट क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और समथिंग दैट हैज़ अ वेरी अनप्लेजेंट अपीयरेंस, टेस्ट एंड स्मेल. ठीक है, किसी भी चीज़ को नापसंद करना या फिर ऐसी चीज़ जो अनप्लेजेंट हो, अपीयरेंस उसकी हमें पसंद ना, उसका टेस्ट या स्मेल नापसंद हो. जबकि कंटेम्प्ट क्या होता है, एन एक्शन एंड एक्ट शोइंग डिसरिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज़ के लिए डिसरिस्पेक्ट शो करना. अब इसका पॉजिटिव व्यू भी हो सकता है, व्हेन समवन फील्स सुपीरियर आफ्टर हैविंग अचीव्ड अ गोल. ठीक है, कोई गोल अचीव करने के बाद जब खुद को कोई सुपीरियर समझता है तो इसका मतलब क्या है, वो कंटेम्प्ट में आएगा. Next is eyes. People tend to judge others' emotion by the amount of eye contact they have with them. When we look too long, stare at someone, it is usually interpreted negative. ठीक है, जब किसी को बहुत ज़्यादा घूरते हैं तो वो नेगेटिव लिया जाता है. When gazing into the eyes of your loved one, ideally you want to primarily focus on their left eye. ठीक है, जब आप किसी loved one की तरफ देखते हैं तो आपका ज़्यादा फोकस उनकी लेफ्ट आई की तरफ होता है. द लेफ्ट आई इज लिंक्ड विद द इमोशनल सेंटर ऑफ अवर ब्रेन, क्योंकि लेफ्ट आई जो है इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन से लिंक्ड होती है. इस वजह से हम लव्ड वन की लेफ्ट आई में देखते हैं, जबकि राइट आई जो है वो हमारे थिंकिंग रीजन से कनेक्टेड होती है. लास्ट वन इज़ बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी हम दूसरों को पढ़ सकते हैं या दूसरों को देख सकते हैं कि वो इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं. बॉडी लैंग्वेज कैन रिलीव इमोशनैलिटी एज व्हेन अ पर्सन एग्जिबिट्स अ नर्वस हैबिट, फॉर एग्जांपल बाइटिंग फिंगर नेल्स एंड रिंगिंग हैंड्स. ठीक है, मतलब कि जो नाखून काटते हैं अक्सर, तो फ़ौरन से हम पूछते हैं क्या परेशानी है जो नाखून तुम काटते हो. ठीक है, और उसके अलावा हैंड शेक जब करते हैं तो वो अफेक्शन को, लव को, क्लोजनेस को शो करता
है, ठीक है? तो ये बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए हम लोग जो है वो अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं। और जब ये थ्योरी एक बार हो जाए ना, तो फिर बॉडी लैंग्वेज पे भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊँगी। और इन सब का प्रैक्टिकल यूज़ भी होता है, किस तरह से हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से किसी की बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हम उसकी पर्सनैलिटी पढ़ सकते हैं, इस सब पे वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाऊँगी मैं। सो अभी हमने इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट्स पढ़ा है, सारी चीज़ें इधर डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि एक ही बार एक ही वीडियो से कवर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।